हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो उन लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि जब अपन एकेडमिक्स में या फिर सेल्फ स्टडी करते हैं या कोचिंग करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जो भी सिलेबस पूछा जाता है उसका क्या काम है। और बहुत सारे मीम भी बनते हैं कि ये साइन थीटा, कोस थीटा, प्रॉफिट लॉस, इन सब का क्या यूज़ है डेली लाइफ में। और अपन जो भी वोकैब पढ़ रहे हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, उनका एक गवर्नमेंट जॉब से कोई भी रिलेवेंस नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भी सिलेबस सरकार के द्वारा डिज़ाइन किया गया है उसका बहुत रिलेवेंस है एक गवर्नमेंट जॉब में। अभी मैं एक प्रपोजल डील कर रहा था, तो मेरा मन हुआ कि आप लोगों को दिखाना चाहिए कि जो चीज़ें आपने कोचिंग में पढ़ी हैं, जो एसएससी की प्रिपरेशन के दौरान आप लोगों ने वोकैब पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, जो डीआई, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस जो भी पढ़ा है वो कैसे काम में आता है। तो देखिए एक छोटा सा लेटर है 10-15 लाइन का, और इसमें देखिए कितनी सारी वोकैब है। ये देखिए स्टार्टिंग में ट्रिमेंडस, उसके बाद सब्सटेंशियल, देन एक्यूट, और उसके बाद आता है डेफिशिएंट। और ये जो कमेटी वाली स्पेलिंग है ये एसएससी के मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में स्पेलिंग चेक्स में जो करेक्ट स्पेलिंग वाला ऑप्शन आता है उसमें पूछी जाती है। उसके बाद है यार्डस्टिक एंड देन डेलिब्रेट। देखिए तो देखिए एक 10-15 लाइन का लेटर है और उस लेटर में कितनी सारी वोकैब्स पूछी जा रही हैं। और ये सारी वोकैब आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ी होगी जब आपने कोचिंग की होगी या फिर सेल्फ स्टडी जैसे भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की होगी। तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि जो भी वोकैब कोचिंग में या फिर एग्ज़ाम में पूछी जाती है उसका रिलेवेंस नहीं है। तो बहुत रिलेवेंस है इन सब चीज़ों का। जब आपकी वोकैब अच्छी होगी, आपका कम्प्रीहेंशन अच्छा होगा, उसके बाद ही आप किसी भी प्रपोजल को अच्छे से पढ़ पाएंगे, उसको समझ पाएंगे और उसको डील कर पाएंगे। उसके बाद देखिए ये जो प्रपोजल मैं डील कर रहा था उसमें देखिए जो एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में डीआई पूछी जाती है उसी टाइप का ये एक प्रपोजल है। इसमें यहाँ पे कंपोनेंट्स दे रखे हैं जो भी कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, जैसे स्टील, सीमेंट और प्लांट एंड मशीनरीज वगैरह जो है। और ऊपर ये कोड में क्लासिफिकेशन दे रखी है इनके रेशो की, कि किस कंपोनेंट का कितना रेशो यूज़ किया जाएगा। और उसके बाद ये जो भी ऊपर कोड दे रखे थे, इन कोड का एक्सप्लेनेशन ये दे रखा है कि 1A का मतलब क्या है। और इन सभी को समझने के बाद लास्ट में ये दे रखा है एक फॉर्मूला। तो जो भी वैल्यूज़ ऊपर दे रखी थी उन सभी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में जो भी ये कोड दे रखे हैं उनके उसके हिसाब से पुट करना पड़ेगा और आपको वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। और भी आगे आप देखेंगे जितने भी प्रपोजल्स आते हैं और जितने भी लेटर वगैरह, पॉलिसीज़ वगैरह के जो लेटर सर्कुलेट होते हैं सरकार के द्वारा, वो सारे के सारे मैक्सिमम इंग्लिश में ही होते हैं। इसलिए आप लोगों की जो भी कम्प्रीहेंशन और जो रीडिंग एबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप किसी भी प्रपोजल को अच्छे से डील कर पाएंगे एक गवर्नमेंट ऑफिस में ज्वाइन करने के बाद। सो एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया मैंने आपको कि किस प्रकार से जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं उसमें जो भी अपन ने पहले पढ़ा था, मैथ्स, रीजनिंग या फिर इंग्लिश वगैरह, उन सभी का बहुत रिलेवेंस है डे टू डे ऑफिस के काम के अंदर। तो आप लोगों को मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश इन सभी पे अच्छे से काम करना है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए सभी चीज़ों को आपको बारीकी से पढ़ना है। जो चीज़ें आप लोग अपनी कॉम्पिटिटिव जर्नी में पढ़ेंगे वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे जब आप एक गवर्नमेंट ऑफिस को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को पूछी जाएंगी। क्योंकि जो प्रपोजल मैंने आपको अभी दिखाया था वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड था, लेकिन चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल लाइन हो, या फिर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट का, या फिर कर्मचारियों से रिलेटेड कोई भी काम हो, सभी काम में जो भी इंग्लिश है, जो भी वोकैब है वो सेम होती है। और जो भी काम करने का तरीका है वो भी लगभग सेम ही होता है। और इंडियन रेलवेज़ में डिफरेंट टाइप की पोस्ट आती हैं, उनके बारे में आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस पोस्ट में कैसा वर्क नेचर होता है, कैसी वर्क लाइफ होती है, सैलरी वगैरह क्या है, तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं सभी कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।